हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है। और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 11 का संबंध है 22 के साथ में, उसी प्रकार से 13 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता लगाना है कि 11 का संबंध यहां पर 22 के साथ में कैसे है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 11 से यहां पर 22 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो 11 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए यदि हम 11 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो यहां पर बन जाएगा 2। अब 2 से 22 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 2 का गुणा किया गया है इसी 11 के साथ में। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 2 का गुणा 11 के साथ में कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 11 दुआ के 22। और ध्यान से देखिए 22 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 13 के अंदर है, और इस 13 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 13 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 13 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तो यहां पर 1 और 3 मिलकर बन जाएगा 4। और इस 4 का भी हम क्या कर देंगे, इस 13 के साथ में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 13 का गुणा 4 के साथ में कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 13 चौके 52। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 52। अब हमें देखना है कि संख्या 52 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 52 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 5, 5 के बाद में 9, 9 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में हमें दिया गया है प्रश्न चिन्ह, और प्रश्न चिन्ह के बाद में दिया गया है 25। हमें क्या करना है, सीरीज के अंदर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए सीरीज के अंदर हमें संख्या दी गई है छोटी छोटी, यानी कि 5, 9, 13, 17, ठीक है। यदि संख्या आपको छोटे रूप में आगे की ओर बढ़ती हुई दिखे तो उस सीरीज के अंदर आपको लॉजिक लगाना है प्लस वाला, और यदि आपको सीरीज के अंदर संख्या बड़ी बड़ी दिखाई दे उस टाइम आपको लॉजिक लगाना है गुणा वाला। तो यहां पर हमें सीरीज में संख्या छोटी छोटी दी गई है तो हम लॉजिक लगाएंगे प्लस वाला। तो मेरे भाई एक बार यहां से इन सभी को हटा देते हैं, उसके बाद में सीरीज को हम सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए
सबसे पहले सीरीज में हमें दिया गया है 5, 5 के बाद में दिया गया है 9, 5 से 9 पर चलेंगे तो कैसे होगा? तो मेरे भाई देखिए, यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें, तो 5 और 4 मिलकर बन जाएगा 9। फिर देखिए 9 से चलेंगे 13 के ऊपर है, तो मेरे भाई 9 से 13 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 9 के अंदर भी क्या कर दें, +4 कर दें, तो 9 और 4 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना बन रहा है, 17, तो 13 से 17 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 13 के अंदर भी क्या कर दें, +4 कर दें, तो 13 और 4 मिलकर बन जाएगा 17। अब इसी प्रकार से 17 के बाद में हमें दिया गया है प्रश्न चिन्ह, तो मेरे भाई 17 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तो वो देखिए प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं, इन सभी संख्याओं को आपको ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, 5 से 9 बना कैसे, +4 करने से, 9 से 13 बना कैसे, +4 करने से, 13 से 17 बना कैसे, +4 करने से। अब 17 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो मेरे भाई यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, +4 कर देंगे, तो 17 के अंदर +4 कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 17 और 4 मिलकर बन जाएगा 21, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 21। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आ गई 21, 21 से अगली संख्या देखेंगे तो आगे क्या है, 25 है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 21 के अंदर भी क्या कर दें, +4 कर दें, तो 21 और 4 मिलकर बन जाएगा 25, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 21। अब हमें देखना है कि संख्या 21 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 21 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 2 का संबंध है 10 के साथ में और 3 का संबंध है 30 के साथ में, उसी प्रकार से 4 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 2 से यहाँ पर 10 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 3 से यहाँ पर 30 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 4 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 2 से 10 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, सबसे पहले तो इस 2 का किया गया है क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 2 का क्यूब होता है 8, और इस 8 के अंदर इसी 2 को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 8 के अंदर 2 को ऐड कर देंगे तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10, और ध्यान से देखिए 10 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 3 से यहाँ पर 30 सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 3 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 3 का क्यूब होता है 27, और इस 27 के अंदर हम इसी 3 को ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 27 और 3 मिलकर बन जाएगा 30, और ध्यान से देखिए 30 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 4 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का क्यूब होता है 64, और इस 64 के अंदर हम क्या कर देंगे, इसी 4 को ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 64 के अंदर 4 को ऐड कर देंगे तो 64 और 4 मिलकर बन जाएगा 68, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 68। अब हमें देखना है कि संख्या 68 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 68 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर हमने मेरे भाई मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने रामबाण क्वेश्चनों को शामिल किया है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इस मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो जिस भी अभ्यर्थी को ये पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर FDA को MKH कैसे लिखा गया है, या फिर FDA इन सभी अल्फाबेट लेटर से यहां पर MKH कैसे लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से फिर हम यहां पर बताएंगे कि QOL से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर या कौन से लेटर आएंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए जब भी इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व करो तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए F आता है 6 नंबर पर है, उसके बाद में D आता है 4 नंबर पर है, D के बाद में है A आता है 1 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से आगे अल्फाबेट लेटर हैं इनका नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई M है, M आता है 13 नंबर पर है, M के बाद में K आता है 11 नंबर पर है, K के बाद में H आता है 8 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 से कितना बन रहा है 13, तो 6 से 13 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 6 और 7 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर 4 से कितना बन रहा है 11, तो 4 से 11 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 4 के अंदर भी क्या कर दें +7 कर दें तो 4 और 7 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए इसी प्रकार से यहां पर 1 से कितना बन रहा है 8, तो 1 से 8 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 1 के अंदर भी क्या कर दें +7 कर दें तो 1 और 7 मिलकर बन जाएगा 8। यानी कि मेरे भाई यहां पर देखिए यानी कि हमारे सामने ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, इन सभी के अंदर +7 करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो हमारे सामने ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे, और जो भी अल्फाबेट लेटर का नंबर आएगा उस सभी के अंदर +7 करके आने वाले यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह वाले अल्फाबेट लेटर को हमें ज्ञात करेंगे। कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहला लेटर है Q। तो यहां पर देखिए एक बार इनको हटा देते हैं। अब देखिए Q है तो Q कितने नंबर पर आता है, तो मेरे भाई Q आता है 17 नंबर पर, तो यहां पर हम लिख देंगे 17। उसी प्रकार से आगे क्या है O आता है 15 नंबर पर है, फिर क्या है L आता है 12 नंबर पर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, पहले तो Q से चलेंगे। तो मेरे भाई Q आता है 17 नंबर पर है, 17 के अंदर +7 कर देंगे तो 17 और 7 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो मेरे भाई 24 नंबर पर लेटर आता है X, तो यहां पर हम भर देंगे X। उसी प्रकार से यहां पर क्या है Q के बाद
बाद में ओ आता है 15 नंबर पर। अब 15 से अगला लेटर ज्ञात करेंगे तो 15 नंबर पर ओ आता है 15 नंबर पर, 15 के अंदर भी क्या कर देंगे प्लस 7 कर देंगे, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 22 हो जाएगा। 22 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वी, तो यहां पर हम भर देंगे वी। इसी प्रकार से यहां पर देखिए आगे क्या है एल आता है 12 नंबर पर। अब एल से भी क्या करेंगे लेटर ज्ञात करेंगे अगला, तो एल आता है 12 नंबर पर, 12 के अंदर भी हम क्या कर देंगे प्लस 7 कर देंगे, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 12 और 7 हो जाएगा 19। 19 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एस, तो यहां पर हम भर देंगे एस। ठीक है, यानी कि क्यू ओ एल इन सभी से यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर आएंगे कौन सा एक्स वी एस। अब हमें देखना है कि एक्स वी एस ये सभी अल्फाबेट लेटर किसी ऑप्शन में हैं, तो आंसर है एक्स वी एस ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं, ऑप्शन है बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि इस पहली आकृति में यहां पर बीच में 16 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर इस दूसरी आकृति में चेक करना है कि यहां पर बीच में 19 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आप को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मेरे भाई यहां पर देखिए इस पहली आकृति के अंदर यहां पर बीच में 16 लाया गया है कैसे, तो मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, इस 16 के चारों तरफ जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए यहां पर पहली संख्या है 4, उसके बाद में देखिए दूसरी संख्या है 7, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। उसके बाद में तीसरी संख्या है 3, तो मेरे भाई 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और 3 हो जाएगा मेरे भाई 14। उसके बाद में देखिए चौथी संख्या है 2, तो 14 और 2 हो जाएगा 16। यानी कि 16 के बाहर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो बीच की संख्या 16 हमें ज्ञात हो जाएगी। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि इस दूसरी आकृति में बीच में 19 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे 19 की बाहर की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए पहली संख्या है 5, 5 के अंदर यदि हम 7 को ऐड कर देंगे तो 7 और 5 हो जाएगा 12। उसके बाद में देखिए तीसरी संख्या है 6, तो देखिए 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। 18 के बाद में यहां पर देखिए मेरे भाई चौथी संख्या है 1, तो 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। यानी कि 19 की बाहर की सभी संख्याओं को भी यदि हम आपस में जोड़ते हैं तो यहां पर बीच की संख्या में मिल रही है 19। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई करेंगे क्या, इस प्रश्न चिन्ह के बाहर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए प्रश्न चिन्ह के बाहर पहली संख्या है 8, उसके बाद में देखिए दूसरी संख्या है 3, तो 8 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो बन जाएगा 11। उसके बाद में देखिए तीसरी संख्या है 7, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। 18 और उसके बाद में देखिए चौथी संख्या है 4, तो 18 और 4 हो जाएगा 22। यानी कि इस तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 22। अब हमें देखना है कि 22 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 22 हमें दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने,
हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? ऑप्शन ए गर्दन में, ऑप्शन बी है मस्तिष्क में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में और ऑप्शन डी है बड़ी आंत में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के मस्तिष्क भाग में स्थित होती है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वर्ष 1915 में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जीभ में 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है डिगबोई, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का प्राचीनतम तेल भंडार है डिगबोई। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कीमोथेरेपी कैंसर बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आप सभी के लिए इससे भी बेहतरीन इंपॉर्टेंट सूचनाएं क्या, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नाम से। उस यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई रोजाना आपके लिए 9:15 पर मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। जो भी अभ्यर्थी मॉक टेस्ट लगाना चाहता है वो मेरे भाई मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, और ये मॉक टेस्ट आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री रखा गया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका देश से, ऑप्शन बी है आयरलैंड देश से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया देश से और ऑप्शन डी है जर्मनी देश से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी देश से लिया गया है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1921 में, ऑप्शन बी वर्ष 1985 में,
ऑप्शन सी है वर्ष 1971 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2008 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि चंद्रयान प्रथम वर्ष 2008 में छोड़ा गया था। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम था कोलंबिया। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? ऑप्शन ए है कर्नाटक राज्य का, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य का, ऑप्शन सी है असम राज्य का और ऑप्शन डी है ओडिशा राज्य का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जलीकट्टू तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध खेल है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है बिहार राज्य से, ऑप्शन बी है झारखंड राज्य से, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य से और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कोसी सिंचाई परियोजना बिहार राज्य से संबंधित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से नेफ्रॉन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है यकृत से, ऑप्शन बी है किडनी से, ऑप्शन सी है फेफड़ा से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नेफ्रॉन का संबंध है किडनी से। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से एनोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य में और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एनोर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? ऑप्शन ए है साइना नेहवाल ने, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु ने, ऑप्शन सी है सानिया मिर्जा ने और ऑप्शन डी है ज्वाला गुट्टा ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक जीता था साइना नेहवाल ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया था वर्ष 2010 में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए मेरे भाई लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। मेरे भाई व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप ग्रुप डी एग्जाम से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों के इस मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जिस भी अभ्यर्थी को ये पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।